भारत की यूनिवर्सिटीज में एक नया नियम आया है और इस नियम ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये नियम भेदभाव से बचाने के लिए है या फिर ये खुद ही एक नए तरह के भेदभाव की वजह बन जाएगा। चलिए आज यूजीसी के इन्हीं नए नियमों के पीछे के पूरे विवाद को परत दर परत समझते हैं। ये एक सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरी बहस के केंद्र में है। इसी सवाल ने देश भर के कैंपस में प्रोटेस्ट और एक गहरे बंटवारे को जन्म दे दिया है। तो आखिर ये नया नियम है क्या, जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है? आइए सबसे पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इन नए नियमों के तहत यूनिवर्सिटीज़ में एक पूरा नया सिस्टम बनाया जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा और शिकायतों की जांच के लिए एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, पूरी प्रक्रिया को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट बिना डरे अपनी बात रख सके। तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? ये नियम अचानक से नहीं आए हैं। इनके पीछे एक लंबा इतिहास और कुछ बहुत ही खास घटनाएं हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये नए नियम सालों के कानूनी और सामाजिक दबाव का नतीजा है। खासतौर पर 2016 का रोहित वेमुला केस और फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद इन नियमों को और भी मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई। तो चलिए अब इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अच्छा लगने वाला नियम इतनी बड़ी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। सारा विवाद इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि ये कानून किसकी सुरक्षा करता है और किसकी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, जो पुराना ड्राफ्ट था उसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी छात्र को भेदभाव से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जब फाइनल नियम आए तो ये सुरक्षा सिर्फ कुछ खास कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग छात्रों तक ही सीमित कर दी गई। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसके दायरे से बाहर हो गए। जो लोग इस नियम की आलोचना कर रहे हैं उनका तर्क है कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं यह कानून, जिसका इरादा अच्छा है, वो कैंपस में ब्लैकमेलिंग या पर्सनल बदला लेने का एक हथियार न बन जाए और इससे एक नए तरह का अन्याय पैदा न हो जाए। और ये डर ये सिर्फ हवा में नहीं है। विष्णु तिवारी जैसे केस हैं जहां एक झूठी शिकायत पर एक इंसान को 20 साल जेल में बिताने पड़े। ऐसे मामले इस डर को और भी मजबूत करते हैं कि खास कैटेगरी वाले कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलिए इस बड़ी बहस से जरा हटकर ये देखते हैं कि जमीनी स्तर पर असल में ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम बहुत तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिकायत दर्ज होने से लेकर फाइनल फैसले तक सब कुछ लगभग 3 हफ्तों के अंदर पूरा करने का टारगेट है। और जो कमेटी इन शिकायतों पर फैसला लेगी उसका स्ट्रक्चर भी काफी बैलेंस्ड रखा गया है। इसमें सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बाहर से सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होंगे। हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग इस बहस में नजरअंदाज कर देते हैं। नियम ये कहता है कि कमेटी में इन खास कैटेगरीज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता कि सिर्फ वही लोग होंगे। मतलब कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कमेटी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। अगर कोई फैसले से सहमत नहीं है तो उसके लिए अपील का भी एक साफ रास्ता है। और इस अपील प्रोसेस में एक बाहरी कानूनी एक्सपर्ट भी शामिल होता है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। तो इन सारे नियमों, इतिहास और तर्कों को समझने के बाद हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। एक तरफ ये नियम उन समुदायों को एक ढाल देना चाहता है जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ऐसा करके ये नियम एक दूसरे ग्रुप को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ रहा है। और अंत में ये पूरी बहस हमें इसी एक मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या बराबरी लाने के लिए बनाया गया कोई कानून अनजाने में एक नई तरह की नाइंसाफी पैदा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कैंपस में न्याय के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।